नया साल, नई उम्मीदें, नए सपने और हजारों नई चुनौतियां भी सबके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वक्त है ये बदलाव का। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार जो बीता साल है उस पर नजर डाली जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और आप देख रहे हैं जी बिजनेस का सबसे मजेदार पॉपुलर अवार्ड शो जी स्टॉक अवार्ड्स 2024। कौन से शेयर और सेक्टर्स ने छुआ है आसमान, तो कौन रहा लूजर ऑफ द ईयर, किसने कराई बम्पर कमाई और किसने निवेशकों की पूंजी डुबाई। ऐसे तमाम मुद्दों पर हम करेंगे एक बहुत ही मजेदार चर्चा और देने वाले हैं अवार्ड्स और बताएंगे नए साल कैसे बनाएं कमाई की सबसे सटीक स्ट्रैटेजी। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल शो की। और आज हमारे साथ जो अवार्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और नॉमिनेशंस के अनाउंसमेंट के लिए हमारी पूरी रिसर्च टीम जुड़ चुकी है, आइए मैं आपसे मिलवा देती हूँ। पूजा और कुशल हमारे साथ हैं अलग अलग कैटेगरीज के नॉमिनेशंस लेकर। एंड बट ऑफ कोर्स इन नॉमिनेशंस में सबसे बेहतरीन परफॉर्मर कौन सा रहा है, विनर कौन है, इसका ऐलान करने के लिए वन एंड ओनली हमारे ज्यूरी, हमारे जज जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। सिंगल बेंच जज। सिंगल बेंच जज आप पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत उनके साथ जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की है। अब नए नए आए हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने की जरूरत है। तो पूजा, डेब्यू ऑफ द ईयर कि कौन कौन से दावेदार हैं, कौन कौन से नॉमिनीज हैं, जरा बताइए। जी बिल्कुल नेहा, और बहुत मुश्किल था ये लिस्ट बनाना क्योंकि इस बार तो आईपीओ की बहार थी। 17 आईपीओ रिकॉर्ड आईपीओ इस बार देखने को मिले हैं, तो लिस्ट निकालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने मेहनत की। हमने कुछ 5 कंपनियों की यहाँ पर लिस्ट निकाली है और इसमें सबसे पहला नाम है ज्योति सीएनसी का। 16 जनवरी साल की शुरुआत में इसका आईपीओ ये आया था और लिस्टिंग गेन की अगर बात करें तो 12% का लिस्टिंग गेन उस दिन दिया था। तब से लेकर अब तक 210% की तेज़ी यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो ज्योति सीएनसी है पहला स्टॉक। दूसरा है KRN हीट एक्सचेंजर्स। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 30 अक्टूबर को ये आईपीओ आया था और तब से लेकर अब तक 47% ये भी आईपीओ चल चुका है। प्रेमियर एनर्जीज डिफेंस स्पेस की एक कंपनी, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बीच में ऑर्डर्स भी मिलते हुए दिखाई दिए थे कंपनी को। ऑर्डर बुक के फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग कंपनी थी। 3 सितंबर को इसका आईपीओ आया था, तब से लेकर अब तक करीब 57% की तेज़ी आ चुकी है इसमें। भारतीय हेक्साकॉम 12 अप्रैल को इसका आईपीओ आया था, 80% से ज़्यादा ये भी चल चुका है। बजाज हाउसिंग का भी आईपीओ आया था इस बीच। हालांकि लिस्टिंग गेज तो तगड़े थे इसमें, लेकिन थोड़ा प्रदर्शन यहाँ पर कमज़ोर है क्योंकि पूरा का पूरा एनबीएफसी स्पेस ही इस समय ढीला चल रहा है, तो हमने तो गिरावट देखी है इसमें। लेकिन ये कुछ ऐसे स्टॉक थे, कंपनियां थी जिन्होंने बेहतरीन डेब्यू किया है। चलिए पूजा, आपने मुश्किल काम तो कर दिया, लेकिन सबसे मुश्किल काम के लिए चलते हैं अनिल सर के पास। सर, अब बड़ी मुश्किल से ये डेब्यूज तो निकाल लिए, अब बताइए इसमें विजेता कौन? देखिए वाकई में ये मुश्किल काम था कि किसे विजेता माना है, क्योंकि देखिए ज्योति सीएनसी इसने 300% का रिटर्न दिया, KRN हीट 285% यानी कि लगभग 300%, प्रीमियर एनर्जी 200%, भारतीय हेक्साकॉम 180% और बजाज हाउसिंग सो मच टॉक्ड अबाउट आईपीओ 106%। लेकिन मैंने 2 लिहाज से चुना, एक कमाई किसने ज़्यादा करवाई और दूसरा इशू कौन सा कम भरा था कंपेरेटिवली, ताकि आपको मतलब अलॉटमेंट मिले। तो उस हिसाब से 40 गुना भरा ज्योति सीएनसी और 30 गुना भरा था भारतीय हेक्साकॉम। लेकिन 300% के रिटर्न यानी 4 गुना होने वाला ज्योति सीएनसी डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर। वंडरफुल। तो डेब्यू ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है ज्योति सीएनसी को। अब बढ़ते हैं आगे, और क्योंकि ये साल बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, टर्न अराउंड स्टोरीज भी यहाँ जबरदस्त रही हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए टर्न अराउंड स्टॉक ऑफ द ईयर ये भी हम अवार्ड कैटेगरी लेकर आए हैं और इसकी पूरी नॉमिनेशंस डिटेल्स देने के लिए सीधे चलते कुशल के पास। कुशल, जरा बताइए क्या रिसर्च में निकल कर आया है? बिल्कुल नेहा, आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से टर्न अराउंड स्टॉक्स की जब कैटेगरी की बात आती है ना, तो हमेशा ऐसे देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। इनफैक्ट निचले स्तरों से किस तरह की रिकवरी आती हुई नजर आई, उस पर हमें सबसे बड़ा फोकस रखना है इस कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी के लिहाज से सबसे पहला कंटेंडर बन रहा है पेटीएम का। आप देखिए 317 के आसपास का इसने लो बनाया था करीबन 8 मई को, इस साल की बात मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद से आप देखिए तो क्लियरली ये जो है स्टॉक ने ऑलमोस्ट 222% के रिटर्न्स भी दिए हैं। साथ साथ जोमेटो यहाँ पर भी 125% के गेन्स आ गए हैं निचले स्तरों से। वोकहार्ट ये तीसरा ऑप्शन है जहाँ पर आपको 225% की बढ़त बनती हुई दिखी है इनके लोअर लेवल से जो कि 13 फरवरी को बने थे। सुजलॉन यहाँ पर भी 36 रुपये का लेवल्स था करीबन 20 मार्च के आसपास, तो वहाँ से भी एक सब्सटैंशियल गेन्स 84 रुपये का हाई भी बनाया है कंपनी ने। और साथ साथ आप देखिए तो यहाँ पर जो हाई बनाया था उसमें तो ऑलमोस्ट 133% का रिटर्न्स लो
लोअर लेवल से ये गेन्स करता हुआ दिखा। तो काफ़ी क्लियर कट बड़े टर्न अराउंड्स आपको इन चारों ही स्टॉक्स में होते हुए दिखे। सर अब बताइए, सारे फेवरेट्स हैं इसमें, अब आपको बिना पार्शियलिटी यहाँ पर नाम ना पार्टीशन वो तो सवाल ही नहीं। देखिए टर्न अराउंड किसे कहते हैं कि जिनसे उम्मीदें छोड़ दो और वो बढ़ जाए। तो इसमें तो पेटीएम जिसने 200% के रिटर्न दिए इस साल, और लोगों को लगा कि ये तो कंपनी बंद ही होने वाली है आरबीआई के जिस तरह से एक्शन हुआ है। और वोखार्ड पूरी फार्मा स्टोरी में माना कि लोगों ने मान लिया कि ये तो फार्मा स्टॉक ही नहीं है, मतलब उस तरह का। तो उसने 250% के रिटर्न दिए। तो मेरे लिए इसमें जॉइंट विनर है पेटीएम और वोखार्ड, जिन्होंने तगड़े रिटर्न दिए। नो डाउट जोमेटो भी निचले स्तरों से अच्छा रिकवर हुआ। सुजलोन जिसको राइट ऑफ कर चुके थे लोग, वो 80% बढ़ा, लेकिन फिर भी विनर तो ये दोनों ही मानेंगे। चलिए, तो इस बार टर्न अराउंड स्टॉक ऑफ द ईयर में एक नहीं दो विजेता है। आइए अब मैं आपके सामने नॉमिनेशंस रख देती हूँ बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर की। अब इसमें भी कम चॉइसेस नहीं थी, बहुत सारी चॉइसेस थी, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। शक्ति पंप्स, ये पूरी कैटेगरी चलती हुई दिखाई दी, लेकिन शक्ति पंप्स 500% से ज्यादा के रिटर्न देखने को मिले, और सोलर मैन्युफैक्चरिंग का इनको जबरदस्त सपोर्ट मिला। V2 रिटेल, ये तो पूरा सेगमेंट ही चला हुआ है। जब बड़े स्टॉक्स चल रहे हैं तो इसको तो फायदा मिलेगा ही। 400% से ज्यादा की कमाई पूरे साल में हुई है। रिफिक्स इंडस्ट्रीज 280% भागा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लगातार डिस्कशन में रहा और 325% की कमाई हुई है। एंड वोखार्ड टर्न अराउंड स्टॉक ऑफ द ईयर में भी आया, और अब इसकी नॉमिनेशन कैटेगरी जो है वो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर में भी आ गई है। तो सर अब बताइए आपको कौन सा बेस्ट परफॉर्मर लगा? इसमें ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। शक्ति पंप्स अनडाउटेडली, उसका रीज़न ये है कि नया एक तो रिटर्न सबसे ज़्यादा 470% के आया है। दूसरा ये कि थोड़ा अफोर्डेबल स्टॉक भी था प्राइस के लिहाज से, लोग खरीद पाते हैं। V2 रिटेल ने भी 400% के रिटर्न दिए, लेकिन बड़ी प्राइस का स्टॉक जनरली लोगों से खरीदा नहीं जाता। और बाकी रेफेक्स पीजी थोड़ा नाम कम सुना हुआ, वोखार्ड सुना हुआ बहुत, लेकिन लेने की हिम्मत नहीं होती। तो इसलिए इसमें क्लियर कट विनर शक्ति पंप्स। चलिए, शक्ति पंप्स ने दिखाई अपनी शक्ति और ले गया अवार्ड बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का। अब बारी आती है बेस्ट सेक्टर ऑफ द ईयर की। अब इसमें भी बड़ा चैलेंज था क्योंकि सेक्टर रोटेशन बहुत दिखी है। तो पूजा बताइए कौन से सेक्टर्स को आपने चुना है? बिल्कुल नेहा, सेक्टर रोटेशन तो काफी दी है, लेकिन कुछ तो क्लियर कट विनर यहाँ पर नजर आए हैं। पहले बात करते हैं नॉमिनेशन विनर तो मैं बताऊंगा। नॉमिनेशंस चॉइसेस काफी ज्यादा थी। नॉमिनेशंस के लिए हम अभी लेकर आए, विनर तो सब आप ही बताएंगे। जी। डिफेंस में देखिए, क्योंकि इस बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहाँ पर अलॉटमेंट भी हुआ है, और स्वदेशीकरण पे जो फोकस किया था उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो डिफेंस था एक पूरा स्पेस जिसमें कि HAL, BL, मजगांव डॉक जैसे स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन चले, करीब 40 से 50% का रिटर्न। और मजगांव डॉक तो पूरे साल 90% चला है, तो इस पर एक फोकस था डिफेंस पर। रियल्टी तो ऑफकोर्स था ही। घर बिक्री के मामले में अगर 2024 की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन साल रहा है। दिल्ली, मुंबई में हमने देखा कि अक्रॉस द स्पेस यहाँ पर काफ़ी शानदार डिमांड देखने को मिली। साल के अंत तक 3 लाख घरों की बिक्री भी हुई है इस बार में। तो एक और स्टॉक था। ऑटो की बात करें, काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रही है ये इस इंडस्ट्री के लिए, लेकिन हमने देखा कि साल खत्म होते होते इस स्टॉक में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है, और सबसे अच्छा प्रदर्शन 2 व्हीलर स्पेस में देखने को मिला। IT यहाँ पे तो सबसे बड़ा ट्रिगर वही था कि जब फेड की तरफ से कटौती होना शुरू हुई है, वो एक बड़ा ट्रिगर था। और अब IT कंपनियां बेहतर स्थिति में आने का अनुमान है, उनके लिए अब आने वाले क्वार्टर्स अच्छे रह सकते हैं। तो ये हैं कुछ 4 सेक्टर्स जो हमने आइडेंटिफाई किया 2024 के। मुझे लगता है यहाँ मुझे दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है सर क्या गैस करेंगे, किसे विनर घोषित करेंगे। नहीं, उसमें तो सिंपल सी एक ही चीज़ है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये हमारी भारतीय सेना के लिए भी है और भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए भी है। डिफेंस सेक्टर ने 64% के रिटर्न दिए। ये तो तब दिए जब ऊपर से बहुत गिरने के बाद, मतलब अच्छी खासी गिरावट ऊपर से हुई होने के बावजूद 64%। अनडाउटेडली बहुत सारे लोग थोड़े दुखी हैं, किसी के पास किसी भाव के HAL होंगे, किसी भाव के BDL होंगे, कोचिन शिपयार्ड वगैरह होगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आप गिनेंगे तो डिफेंस के आसपास भी कोई नहीं। दूसरा जो नंबर 2 है रियल्टी, उससे आधा रिटर्न दिया है 36%। नो डाउट 36% रिटर्न किसी हिसाब से कम नहीं होते एक साल में, लेकिन डिफेंस तो डिफेंस है। और भारत के डिफेंस पे भारत का और दुनिया भर का जो भरोसा है, और जिस तरह से सरकार का मेक इन इंडिया प्रोग्राम बना है और उससे ऑर्डर्स की बाहर और बाढ़ आ रही है, कमाल है डिफेंस। चलिए, डिफेंस को मिलता है सेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब रिटर्न्स की बात हो गई, सेक्टर्स की भी बात हो गई, लेकिन सबकी नज़र डिविडेंड पर भी रहती है। तो कुशल, अब आपकी बारी है। हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी कौन सी रही है, जरा उसके नामांकन रख दीजिए सामने।
बिल्कुल नेहा, आप देखिए यहाँ पर 4 कंटेंडर्स निकल कर आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला तो ऑफ कोर्स वन ऑफ दी सर फेवरेट काउंटर्स वेदांता। यहाँ पर आप देखिए तो 4 बारी इन्होंने ये ये नहीं करना है। जूरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें जी। बिल्कुल, तो सबसे पहले वेदांता है। यहाँ पर 4 बारी इन्होंने डिविडेंड इस साल अब तक दिया है। ऑलमोस्ट 43.5 रुपये तक का डिविडेंड ये दे चुके हैं और इस साल इस स्टॉक में भी 93% के गेंस आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। तो कैपिटल गेंस के साथ साथ डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी बढ़िया देती हुई दिखी है। हिंदुस्तान जिंक 2 बारी यहाँ पर भी ये डिविडेंड देते हुए दिखे हैं। कुल मिलाकर 29 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड इन्होंने भी दिया है इस वर्ष में कैलेंडर ईयर के लिहाज से। एंड ऑफ कोर्स 10 रुपये पहले दिया था और उसके बाद 19 रुपये सीधा इन्होंने ये डिविडेंड दिया था। कोल इंडिया 3 बारी दे चुका है डिविडेंड, ये तीसरा कंटेंडर है। 26 रुपये प्रति शेयर कुल मिलाकर यहाँ पर भी डिविडेंड आया है। और वीएसटी इंडस्ट्रीज़ इन्होंने भी 150 रुपये प्रति शेयर के एक बारी ये डिविडेंड की अनाउंसमेंट इन्होंने की थी, बट अमाउंट काफ़ी रिलेटिवली बड़ा था, तो इस वजह से ये भी हमारी कंटेंडर लिस्ट में शामिल होता हुआ दिखा है। सर अब बताइए कौन है विजेता? तो डिविडेंड के लिहाज से 2 कंपनियां मुझे हमेशा पसंद आती रही है, एक वेदांता है और दूसरा कोल इंडिया। तो जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कुशल की थी वो बिल्कुल सही थी और वो कामयाब भी हुए। लेकिन बार बार और लगातार डिविडेंड भारी भरकम देने वाली कंपनी वेदांता, और 43.5 रुपये का डिविडेंड बड़ा हैंडी है। वीएसटी आप कह सकते हैं लेकिन वो वन टाइम काइंड ऑफ है, इसलिए मैं उसको इग्नोर। कोल इंडिया ऑफ कोर्स इतनी बड़ी मार्केट कैप पे इतना बड़ा डिविडेंड देना वो भी अपने आप में बड़ी चीज़, लेकिन फिर भी वेदांता तो भर भर के खजाना खोल के डिविडेंड देने वाला, तो डिविडेंड देने वाली कंपनी वेदांता। ऑलराइट, चलिए तो हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी ऑफ द ईयर वेदांता आपके सामने है। लेकिन आइए, बहुत अच्छी बातें कर ली। अब जो वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स रहे हैं इस साल के, अनफॉर्चुनेटली वो मेरे हाथ लगे हैं, तो आइए वो मैं भी आपके सामने रख देती हूँ। ये भी जानना जरूरी है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा करेक्शन दिखा। वोडा आइडिया, कुछ खबरें अब हम देखने अच्छी आनी शुरू हुई हैं, लेकिन उसका कोई बहुत फायदा दिखा नहीं। भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है कंपनी। 55% के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ देखने को मिले। मिष्ठान फूड, शुरुआत तो बड़ी मीठी मीठी हुई थी, बहुत अच्छे सेल्स यहाँ देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद सेबी का डंडा चला और प्रमोटर पर इल्जाम आया पंप एंड डंप का। उसके चलते स्टॉक 57% यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% के आसपास गिरता हुआ दिखाई दिया। आरबीएल बैंक, यहाँ पर भी हमने देखा क्रेडिट कार्ड बैंक के एक्सपोजर्स को लेकर चिंता हुई और आरबीएल बैंक 45% के आसपास, 40% के आसपास गिरावट आई। ड्रीम फोक्स, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन पैसेंजर्स को काफ़ी दिक्कतें हुई लाउंज सर्विसेज को लेकर अक्रॉस कंट्री जो एयरपोर्ट्स हैं, और इसके चलते हमने देखा इसमें भी आई गिरावट। सर अब बताइए वेल्थ डिस्ट्रॉयर को। वेल्थ डिस्ट्रॉयर में यहाँ 2 चीज़ें देखनी होती है। एक ये कि किसने परसेंटेज टर्म में वेल्थ ज़्यादा ख़राब की और किसने ओवरऑल वेल्थ किसने ज़्यादा ख़राब की। जिसका ज़्यादा मार्केट कैप होगा वो उतनी ज़्यादा ख़राब करेगा, करेक्ट। अब इस मामले में वोडाफोन आइडिया और आरबीएल बैंक दोनों में कंपटीशन है। मिष्ठान फूड तो ठीक है, वो कंपनी खत्म है, लेकिन उसमें ड्रीम फोक्स भले थोड़ा ख़राब रहा है, लेकिन इन दोनों में कड़ी टक्कर थी। उस कड़ी टक्कर में आगे निकला है वोडाफोन आइडिया वेल्थ डिस्ट्रॉयर, क्योंकि मैं आरबीएल भी रख सकता था, जबकि क्वांटिटी के लिहाज से, वो क्वांटम के लिहाज से आरबीएल ने वेल्थ ज़्यादा ख़राब की है, लेकिन आम लोगों की वेल्थ वोडाफोन आइडिया की वजह से इस बार बिगड़ी है। तो घर घर में आइडिया तो इसलिए तो वेल्थ डिस्ट्रॉयर तो देखो, भले हमने भी रिकमेंड किया था, हमने 11 में भी किया, उसके बाद 15-16 में भी किया, हालांकि 17-18 तक गया, उसके बाद नीचे भी आया, तो लेकिन जो वेल्थ बिगड़ी है वो तो उसी में बिगड़ी। तो वोडा आइडिया, तो वोडा आइडिया ने किया है निराश। लेकिन बढ़ते हैं आगे और टॉक ऑफ द टाउन, जी हाँ, मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक ऑफ द ईयर। अब जरा इस पे फोकस करते हैं। पूजा जी बताइए, सबसे ज्यादा चर्चा में और हॉट स्टॉक्स कौन से? हाँ, देखिए कोई फंडामेंटल वजह नहीं है इसके पीछे, लेकिन इन स्टॉक्स को लेकर बातें हो रही थी। एसिड इन्वेस्टमेंट्स देखिए काफ़ी बातें हो रही थी, एमआरएफ को पीछे छोड़ दिया। बेसिकली ये हुआ था कि एक्सचेंजेस की तरफ से प्राइस डिस्कवरी ऑक्शन हुआ था, उसके चलते यहाँ पर तेज़ी दिखी थी, इसलिए काफ़ी चर्चा में आया था ये स्टॉक, अगर आपको याद हो तो। जोमेटो ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है इस पूरे साल, और स्विगी की लिस्टिंग के बाद से ये और ज़्यादा इसके लेके बात होने लगी। वोडा आइडिया, इन पर तो यही है कि बदनाम होंगे तो भी नाम ही हो गया इनका, तो वोडा आइडिया का तो ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ, ये भी सूची में है। मज़गांव डॉक, डिफेंस थीम का एक बहुत बड़ा प्लेयर, और यहाँ पर हमने देखा कि करीब 90% से ज़्यादा चला है ये स्टॉक। ऑर्डर बुक की खबरें भी काफ़ी पॉजिटिव आई हैं इसको लेकर, इस वजह से ये स्टॉक भी काफ़ी चला। बीएसई इस बार टॉक ऑफ द टाउन था, मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स चल भी रहे थे इस बार काफ़ी, और ये स्टॉक 140% चला। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहे ये सभी स्टॉक्स इस बार। सर स्पॉटलाइट में क्या पसंद है? देखिए वैसे तो एलसिड को छोड़ के चारों स्टॉक चर्चाओं में रहे, उसमें भी अगर आपको कट शॉर्ट करना तो आप मज़गांव डॉक को हटा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जोमेटो, वोडा आइडिया, बीएसई, ये 3 तो बहुत चर्चाओं में रहे। तो इसमें भी एक जॉइंट विनर है जोमेटो और बीएसई।
अरे वाह। जोमेटो तो अपने कारनामों से और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से सुर्खियों में रहा ही है। बीएसई ने जिस तरह के रिटर्न दिए हैं और जिस तरह से जब भी एनएसई की आईपीओ की बात होती है, बीएसई अपने आप सुर्खियों में आ जाता है। तो दूसरे एक्सचेंज की वजह से भी बीएसई सुर्खियों में रहा है, कई सारे नियमों में बदलाव की वजह से सुर्खियों में रहा है। तो बीएसई और जोमेटो जॉइंट विनर। चलिए, जॉइंट विनर हमें मिल गया, मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक ऑफ द ईयर। लेकिन अब जरा क्रैश लैंडिंग्स भी तो हुई हैं, उस पर भी जरा फोकस कर लेते हैं। तो कुशल, प्लीज डू द ऑनर्स और बताइए क्रैश लैंडर्स कौन से रहे हैं इस साल के। देखिए, यहाँ पर जिस तरह का मूड माहौल बनता हुआ दिखा है, काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट कुछ एक तो हाल ही की लिस्टिंग्स भी रही हैं लास्ट 1-1.25 साल में। और यहाँ पर स्पेसिफिकली वोडाफोन आइडिया सबसे पहले आप देखिए, ये वापस से इस कैटेगरी में शामिल हो गया है। ईयर हाई से ऑलमोस्ट 58% तक का फॉल यहाँ पर आता हुआ दिखा है। साथ ही ओला इलेक्ट्रिक, यहाँ पर भी जिस तरह के लेवल्स इसने बनाए थे ईयर हाई के हिसाब से, तो वहाँ से भी 54% का फॉल इस कंपनी में भी आपको देखने को मिला। लगातार सुर्खियों में ये काउंटर भी बना हुआ था। साथ ही हुनासा कंज्यूमर, इस पर भी लगातार मार्केट बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है फॉर सम रीजन और दी अदर। तो यहाँ पर भी ईयर हाई से ऑलमोस्ट 54% का फॉल इक्वली ओला इलेक्ट्रिक के साथ साथ ये भी गिरता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट एशियन पेंट से ये भी एक सरप्राइज काउंटर यहाँ पर इस कैटेगरी में शामिल होता हुआ दिखा है। आमतौर पर आपको ये स्टॉक क्रैश लैंडिंग में तो नहीं देखने को मिलता है, बट जिस तरह से मार्केट में अन्य प्लेयर्स आते हुए दिखे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ दिखा है, तो निवेशकों को वो ज़्यादा पसंद नहीं आया है। तो ईयर हाई से ये भी करीबन 33% का फॉल इस काउंटर ने भी दिखा दिया। सर, किसकी क्रैश लैंडिंग काबिल तारीफ है? चारों सब एक ही अवार्ड देना है सर। सब औंधे मुंह गिरे हैं। देखो, वोडाफोन तो 50% जैसा बताया, उसकी तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओला इलेक्ट्रिक 55%, सबसे ज़्यादा तो ये घटा है। लेकिन मैं इसको अवार्ड नहीं दूंगा। उसका रीज़न ये कि ओला इलेक्ट्रिक तो आईपीओ के वक्त से ही पता था कि इसको घटना निश्चित है। जब आईपीओ आया तब भी हमने कहा भी था कि ये तो एक बार तो अच्छा खासा नीचे आएगा ही आएगा, और उसके बाद आया भी, राइट। सो होनासा मामाअर्थ 58% घटा है। लेकिन न्यू एज ई कॉमर्स कंपनी में घटना छोटी बात है, बढ़ना बड़ी बात है। उसमें जोमेटो बनना बड़ी बात है, बाकी तो वो भी। एशियन पेंट्स ये 32% घट जाना बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बहुत ही कड़ा मुकाबला वोडाफोन आइडिया और एशियन पेंट्स के बीच में रहा है। लेकिन चूंकि क्रैश लैंडिंग वो कही जाती है जो एकदम धड़ाम से गिरे, है ना। इसने तो स्लाइड की है, एशियन पेंट्स ने फिसल पट्टी की तरह ऐसा, और वोडाफोन आइडिया ऐसा ये अवार्ड वोडाफोन आइडिया। और वैसे भी मैं तो सारे इतने फिल्म अवार्ड्स वगैरह जो देखता हूँ, कई सारे एक एक्टर को, एक फिल्म को कई सारे अवार्ड मिलते हैं, तो वोडाफोन आइडिया को क्यों नहीं? व्हाई नॉट, बिल्कुल। भले दे मे नॉट लाइक इट, I may not like it, but as a jury I have to be independent. So Vodafone Idea crash landing of the year. क्रैश लैंडर ऑफ द ईयर वोडा आइडिया को सम्मानित किया जाता है। अब आते हैं हमारी 9th कैटेगरी की तरफ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिगेस्ट स्टोरीज ऑफ द ईयर। कुछ बड़ी कहानी आई। अब इसमें बड़ी कहानी थी अदानी का जो यूएस लॉ सूट। अब वहाँ की जो कोर्ट है, उन्होंने गौतम अदानी पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने ब्राइबरी की है, यहाँ पर घूस दी है $250 मिलियन वर्थ की। ये एक बड़ी कहानी रही। फिर मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट जो सालों भर चलता रहा, इजराइल ईरान, या ज़्यादा कहें इजराइल हिजबुल्ला के बीच में, ये भी एक बड़ी हेडलाइन रही। इसके अलावा बिग साइज आईपीओ QIP, आप Hyundai मोटर्स इंडिया का आईपीओ देख लीजिए, 27,800 करोड़ से अधिक। इसने LIC जो कि 2022 में आया था, उसको भी सरपास कर दिया। QIP देखिए 1.25 लाख करोड़ अंटिल नवंबर 2024। इसके अलावा चौथी बड़ी कहानी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की रही है। तो रीसेंट कहानी है, 45 नए स्टॉक्स को FNO में जोड़ा गया। और एक और बड़ी डेवलपमेंट थी कि वीकली FNO एक्सपायरी हर एक्सचेंज को एक इंडेक्स पर मिलती हुई दिखाई दी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, FIIs 3 लाख करोड़ की जो कैश मार्केट में बिकवाली हुई है, ये एक बड़ी हेडलाइन साबित हुई है। सर अब बताइए स्टोरी ऑफ द ईयर। पाँचों मतलब पूरे साल भर अदानी के शेयर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रही हैं। मिडिल ईस्ट तो चल ही रहा है, बढ़ ही रहा है, घटने का नाम नहीं। IPO और QIP मतलब वो वैसा है, राम नाम की लूट है। सारे प्रमोटर्स को लगता है कि अभी मिल रहा है पैसा, ले लो ले लो ले लो। और 2008 के फॉल से सारे प्रमोटर्स ने यही सीखा कि जब बाजार पैसा दे रहा हो तो ले लेना चाहिए। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को लेकर पहले ऑप्शंस ट्रेडिंग अनाप शनाप, फिर एकदम बंद, ये सब चीज़ें हुई हैं। और FI सेलिंग जो सेकंड हाफ में बेचना शुरू किया। अब ऐसे में तो बड़ा मुश्किल काम है, किसको पकड़े, कौन सा निकाले। तो उसका एक फॉर्मूला है, किसने सबसे ज़्यादा बाजार पर असर डाला। अदानी के शेयरों की वजह से बाजार घटा नहीं, मिडिल ईस्ट से घटा नहीं, बिग साइज QIP से घटा नहीं,
डेरिवेटिव ट्रेडिंग पे रेस्ट्रिक्शन से घटा नहीं, एफआईएस की सेलिंग से घटा। हाँ, यही एक कारण था जिसने बाजार पर सबसे ज़्यादा असर डाला। इसलिए बिगेस्ट स्टोरी तो बाजार की यही है, एफआईएस की सेलिंग जो अनएक्सपेक्टेड आई। किसी को समझ में नहीं आया कि एफआईएस क्यों बेच रहे हैं। हम भी बोलते थे कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, आएंगे वापस लेकिन अभी गए हैं, शॉर्ट टर्म वैकेशन पे गए हैं, वापस आएंगे, जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी तो गए हैं। तो इसलिए एफआईएस सेलिंग बड़ी स्टोरी है। चलिए, तो इस साल की सबसे बड़ी स्टोरी एफआईएस की बिकवाली निकली। लेकिन अब हम आ गए हैं इस शो के सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड की तरफ। और सर, अब मैं चाहूंगी कि जो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड है, आप उसकी कैटेगरी भी बताएं और विनर भी बताएं। अच्छा, कैटेगरी मुझे बतानी, ओके, वेरी गुड। तो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड में 4 स्टॉक हमने दिए हैं, ओरेकल फाइनेंस। और ये व्यूअर्स चॉइस अवार्ड सिर्फ जी बिजनेस के व्यूअर्स के लिए, क्योंकि वो रिलेट कर पाएंगे। ओरेकल फाइनेंस ये हमारा 1 जनवरी का स्टॉक था रिकमेंडेशन के तौर पर, जहाँ पर 180% के रिटर्न आए हैं। बीएससी भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा, 150% के आसपास के रिटर्न इस साल 1 जनवरी से अब तक मिले। सियाराम सिल्क मिल्स हमने रिकमेंड किया, हालांकि वहाँ से दुगने से ज़्यादा हो गया, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट साल भर में देखेंगे तो 75% के रिटर्न इसके। जोमेटो में 71% के रिटर्न है। और हमने वोटिंग लाइन्स खोली थी और जमकर वोट पड़े हैं। और मतलब मैं सारे तो वोट नहीं गिन पा रहा हूँ, मैं खाली आपको यहीं के हाँ बता देता हूँ मैं आपको। करीबन 14% वोट आए ओरेकल को, 52% वोट आए बीएससी को, 7% आए सियाराम को, और जोमेटो को आए 27%। तो क्लियर कट व्यूअर्स चॉइस अवार्ड किसी भी कंपनी को या किसी भी स्टॉक को नहीं जाता, ये एक्सचेंज को जाता है। बीएससी, भरपूर प्यार बीएससी को, हमारे दर्शकों का। और क्यों ना हो, मई 2021 में हमने 260 रुपये में जब पहली बार रिकमेंड किया, वहाँ से 3.5 साल में 22 गुना 23 गुना स्टॉक हो चुका है। गजब की वेल्थ बनाई इस एक्सचेंज ने, और इसलिए दर्शक इसे पसंद करते हैं। तो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मेरा नहीं, दर्शकों की तरफ से है, और जो दर्शकों को पसंद है वो मुझे उनसे भी ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल, तो इसी स्पेशल अवार्ड्स के साथ हम अपने शो को रैप अप करते हैं। जी स्टॉक अवार्ड्स 2024 हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। कुशल, पूजा, थैंक यू सो मच वो नॉमिनेशंस रखने के लिए। सर, आपका स्पेशल थैंक यू। ना सिर्फ लॉजिक बराबर थे ना अवार्ड देने के, बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब पूरा मैंने समझा कि किस वजह से दिए। जूरी इज द फाइनल वर्ड। तो सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी अवार्ड्स देने के लिए। इसी के साथ शो को हम रैप अप करते हैं। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।